आज हम लोग बात करने वाले हैं साइमन कमीशन की रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख अंतर क्या है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट के बारे में पता तो है हमें, लेकिन जब इन दोनों के डिफरेंस बताना होता है, इन दोनों के बीच का अंतर बताना होता है, तो अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन दोनों के बीच का अंतर जानने से पहले थोड़ा सा इन दोनों के बैकग्राउंड के बारे में और इनके बारे में जानना जरूरी है। तो साइमन कमीशन सन 1927 में आया था भारत में, सन 1927 में। अब ये सन 1927 में क्यों आया था, अंग्रेजों ने क्यों लाया था इसको? तो इसको जब 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था, उसको भारत शासन अधिनियम 1919 भी बोलते हैं। तो उस समय ये बोला गया था कि 10 वर्ष बाद इसका रिव्यू किया जाएगा, यानी 1919 के 10 वर्ष बाद इसका रिव्यू यानी समीक्षा की जाएगी कि ये कानून में क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं, लागू होने के बाद अगर जनता को कोई दिक्कत हो तो उसको फिर वापस से उस दिक्कत को दूर किया जाएगा। तो इसका जो 1919 वाला जो था उसका रिव्यू करना था, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार का 10 साल बाद इन्होंने बोला कि रिव्यू करेंगे। 1919 के बाद हुआ ये कि भारतीयों का आंदोलन बहुत तेजी से होने लगा, आंदोलन बहुत तेज हो गए, क्योंकि 1920 में 21 में ये सारे जो इस समय का जो दौर था बहुत तेज आंदोलन हो गए। तो अंग्रेजों को अब दूसरा कोई उपाय दिख नहीं रहा था ये इनको कानून बनाने के अलावा, क्योंकि वो उनको ये लग रहा था कि अगर भारतीयों को इस समय नहीं रोका गया तो ये हमें सत्ता भारतीयों को सौंप कर अपने देश वापस इंग्लैंड लौट जाना पड़ेगा। तो उन्होंने किया ये कि इसके नाम पर भारत सरकार अधिनियम यानी कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम पर इन्होंने कहा कि इन्होंने 1927 में एक कमेटी बनाई जिसका नाम था साइमन कमीशन। 1927 में कमेटी बनाई जिसका नाम था साइमन कमीशन। ये बोल रहे थे कि हम 1919 वाला जो भारतीय शासन अधिनियम है इसका हम रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे और जो भी कमियां होगी इसमें हम दूर करेंगे और भी कुछ संविधान में हम परिवर्तन करेंगे। मेन रुकता तो इनका कुछ और था, मेन मकसद कुछ और था, कुछ और बदलाव करना, लेकिन नाम किसका ले रहे थे, इसका नाम ले रहे थे। इसी का रिव्यू हम करेंगे, इसका ही हम बदलाव करेंगे। तो इन्होंने साइमन कमीशन बनाया 1927 में। अब देखिए साइमन कमीशन बनाया तो इसमें सदस्य कुल 7 थे। साइमन कमीशन में सदस्य साइमन से 7 सदस्य थे। इसके जो प्रमुख थे सर जॉन साइमन थे, क्योंकि कमेटी का नाम या समिति का नाम जब रखा जाता है चेयरमैन के नाम पर या प्रमुख के नाम पर रखा जाता है। तो इसके प्रमुख थे सर जॉन साइमन। इस कमेटी में कुल 7 सदस्य थे और 7 सदस्य सातों के सातों अंग्रेज ही थे, एक भी भारतीय उसमें नहीं थे, सारे क्या थे, अंग्रेज थे। अब देखिए ये अंग्रेज ही सारे क्यों थे, क्या कारण था कि अंग्रेज थे? कारण मेन था कि इरविन के सुझाव पर किसी भी भारतीय को जो शामिल नहीं किया गया था। इरविन उस समय का भारत का वायसराय था, उसने कहा कि एक भी भारतीय उस कमीशन में शामिल नहीं हो। क्यों कहा? देखिए उसको ये तेज आंदोलन होते हुए वो देख चुका था 20-21 में भारतीय के अंदर ये आज़ादी की भावना देख चुका था कि इतनी तेज मात्रा में आज़ादी की भावना है, तो कुछ भी हम इनके खिलाफ अगर बनाएंगे, कोई भी कानून बनाएंगे तो बनने तो देंगे नहीं अगर कमेटी में होंगे तो काम करते हैं कमेटी से बाहर इनको निकाल देते हैं। इनको कमेटी के अंदर शामिल नहीं करेंगे तो ये क्या विरोध कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे? लेकिन उनको ये नहीं दिख रहा था, उनको दिख रहा था कि हाँ आगे खाई है, लेकिन पीछे वाला कुआं नहीं इनको दिख रहा था। इनको तो ये लग रहा था कि हाँ आगे खाई है, यानी कि भारतीयों को अगर हम शामिल करेंगे तो खाई में गिर जाएंगे, मतलब वो रोक देंगे हमको कानून बनाने से, लेकिन पीछे वाला भी कुआं नहीं दिखाई दे रहा। देखिए आगे अभी क्या होगा। तो इरविन के कहने पर ये भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। इतने जब बात हुआ कि भारतीयों को शामिल नहीं किया गया, ऐसे कानून उसमें बनाए गए, भारतीयों को एकदम जोरदार विरोध हुआ। मेन कारण यह था कि भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। देखिए जिस कारण से ये भारतीयों को शामिल नहीं कर रहे तो उसी पर जोरदार विरोध हुआ। इनको ये था कि भारतीयों को शामिल नहीं करेंगे, भारतीयों को था कि भारतीय शामिल क्यों नहीं होंगे। अगर भारत के लिए कानून बन रहा है, संविधान बन रहा है, उसमें भारतीय ना हो, ये कैसे बात हो गई? तो इसलिए इसका साइमन कमीशन का जोरदार विरोध हुआ। यानी कि आगे वाला इनका खाई तो दिख गया कि भारतीयों को अगर शामिल करेंगे हम तो कानून बनने नहीं देंगे, लेकिन पीछे वाला कुआं नहीं देगा, नहीं शामिल करेंगे। देखिए पीछे कुआं भी है, तो नहीं शामिल किया तो क्या हुआ, इनका जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा और साइमन कमीशन गो बैक के नारे बहुत तेजी से लगे, एकदम बहुत जोरदार एकदम विरोध हुआ। तो जोरदार विरोध होने के बाद अंग्रेजों ने जब पूरा जोरदार विरोध हुआ तो अंग्रेजों ने ये चैलेंज किया, भारतीय लीडरों को क्या किया कि चैलेंज किया, भारतीय नेताओं को चैलेंज किया कि अगर आप भी ऐसा कोई कानून नियम बना सकते जिस सबके लिए समान हो, सबके लिए बराबर हो, तो ठीक है आपकी भी रिपोर्ट को हम साइमन कमीशन की रिपोर्ट के साथ साथ देखेंगे, आप भी बना दीजिए। तो इंडियन लीडरों ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया और मोतीलाल नेहरू, कौन? मोतीलाल
नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। इसमें कुल 9 सदस्य थे। देखिए नेहरू यानी कि 9, साइमन यानी कि 7, साइमन में 7 थे, नेहरू में 9 सदस्य थे। ये सातों के सातों ये अंग्रेज थे, ये बात ध्यान रखना है। देखिए नेहरू में थे, ये भारतीय थे, तो नेहरू के कुल कितने सदस्य थे? 9 गो सदस्य थे। नेहरू जो रिपोर्ट तैयार हुआ था उसमें 9 सदस्य थे। इसके प्रमुख थे मोतीलाल नेहरू। इन्होंने भी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अब देखिए इन दोनों के रिपोर्ट में थोड़ा अंतर देख लेते हैं। देखिए ये रिपोर्ट तो बहुत लंबा बनाए थे, नेहरू भी बहुत लंबा बनाए थे, साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी बहुत लंबा था, लेकिन देख लेते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या था, क्या क्या अंतर था। देखिए ये तो आपको ऐसे भी लग रहा है कि इसमें अंग्रेज है, इसमें भारतीय है, इनमें 36 का आंकड़ा जरूर होगा। मतलब ये को ऐसा नियम बनाएंगे, ये उल्टा बनाएंगे, दोनों में से ये उल्टा नियम बनाएंगे। कुछ 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा तो जानते हैं, दोनों का ये इधर चेहरा करके खड़ा है तो ये इधर चेहरा करके खड़ा है। वैसे ही अंग्रेज इधर चेहरा करके खड़े होंगे तो भारतीय इधर चेहरा करके खड़े होंगे। चलिए देखिए कैसे क्या हो रहा है। अंग्रेजों का ये पहला, भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य शीघ्र देने की सिफारिश नहीं की गई। इसमें था कि भारतीयों को औपनिवेशिक स्वराज्य अति शीघ्र देने की सिफारिश की गई। इसमें बोला जा रहा है कि अति शीघ्र भारतीयों को औपनिवेशिक स्वराज्य दे दीजिए। इसमें बोला जा रहा है कि औपनिवेशिक स्वराज्य भारत को अति शीघ्र नहीं देना है। अब देखिए थोड़ा समझ लेते हैं औपनिवेशिक स्वराज्य का मतलब क्या होता है। औपनिवेशिक स्वराज्य का मतलब ये होता है कि हम आपके उपनिवेश बनकर रहेंगे, लेकिन जो सत्ता का अधिकार होगा, जो सत्ता होगा वो हम चलाएंगे, अपना शासन हम खुद करेंगे। आप बस नाम मात्र के लिए हैं कि हाँ हम आपके उपनिवेश हैं, आप रहिए, लेकिन बात यह है कि सत्ता हम चलाएंगे। इस पर इन्होंने सिफारिश की भारतीयों को अब सत्ता में भी भागीदारी दी जाए, भारतीय अपना सत्ता खुद चला सके। इतने अब हो गए हैं ये भारतीय, ऐसे भारत के अंदर राष्ट्रीयता की भावना भर गई है, जिसके कारण ये भारतीय खुद अपना सत्ता चला सकते हैं, या भारत के लोग भी सत्ता चला सकते हैं। सेकंड नंबर हमारा है केंद्र एवं प्रांतों में उत्तरदायी शासन का विरोध। इन्होंने क्या किया कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट में केंद्र एवं प्रांतों में उत्तरदायी शासन का विरोध किया गया, लेकिन यहाँ पर जहाँ बात करें नेहरू रिपोर्ट की, इसमें केंद्र और प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात की गई। लीजिए यहीं पर 36 का आंकड़ा हो गया। ये कुछ और बोल रहा है, इधर भारतीय लोग कुछ और बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि केंद्र और प्रांतों में उत्तरदायी शासन नहीं होगा। इसमें केंद्र और प्रांतों में उत्तरदायी शासन की बात करो। उत्तरदायी शासन का मतलब ये होता है कि जो भी शासन होगा जनता के हित में ही होगा, जनता के खिलाफ वो शासन नहीं होगा। जो भी नियम कानून बनेगा वो जनता के हित में ही बनेगा, बाहर नहीं बनेगा। जनता को ये शासन की जिम्मेवारी किसको दी जाए? भारतीयों को दी जाए, दूसरों को नहीं दी जाए। अब देखिए तीसरा नंबर पॉइंट है गवर्नर जनरल का अधिकार है बढ़ोतरी। देखिए अंग्रेजी साइमन कमीशन की रिपोर्ट में बोल रहे हैं कि गवर्नर जनरल के जो अधिकार है उसमें और बढ़ाएंगे हम। अब कितना बढ़ाइएगा? पहले तो इतना बढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि बढ़ोतरी हम करेंगे। जबकि नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या है, गवर्नर जनरल को केवल संवैधानिक प्रमुख का स्तर दिया जाएगा। संवैधानिक प्रमुख का मतलब ये हुआ कि बस आप नाम के लिए गवर्नर जनरल है, सारा काम कौन करेंगे? ये भारतीय लोग करेंगे। सत्ता का जिम्मेवारी किसके पास होगा? भारतीय के पास होगा। बस गवर्नर जनरल है, आपको मान लिया जाएगा हाँ गवर्नर जनरल, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन सत्ता कौन चलाएगा? भारतीय। इसमें ये कहा गया। अब आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में इन्होंने सांप्रदायिक आधार पर चुनाव व्यवस्था को जारी रखने की बात कही कि सांप्रदायिक आधार पर यानी जातिगत भेदभावना के आधार पर, जाति के आधार पर चुनाव होंगे, यानी कि जाति के आधार पर चुनाव होंगे। जबकि इसमें बोला गया नहीं, सामूहिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन होगा, चुनाव होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर 5 नंबर में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का उल्लेख इन्होंने किया ही नहीं कि नागरिकों का मौलिक अधिकार होगा, क्या होगा। इन्होंने ये नागरिकों का मौलिक अधिकार का उल्लेख किया। देखिए ये उसी समय की बात है, नेहरू रिपोर्ट के समय का। भी वर्तमान में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया हमारे संविधान में, तो ये उसी समय बात किया गया था। नेहरू रिपोर्ट जब तैयार हुआ था उसी समय नागरिकों को मौलिक अधिकार देने की सिफारिश की गई थी। इन्होंने नागरिक के लिए कोई मौलिक अधिकार दिया ही नहीं, देने की सिफारिश नहीं की, जबकि नेहरू रिपोर्ट ने ये कि नागरिकों को मौलिक अधिकार देना होगा। अब देखिए अब 6 नंबर में देखते हैं। 6 नंबर में साइमन कमीशन की रिपोर्ट में कहा, रिपोर्ट में ये था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव नहीं कराने की बात की गई। इसमें प्रत्यक्ष चुनाव नहीं कराने की बात की गई, जबकि यही नेहरू रिपोर्ट में बात हुई तो वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव कराने की सिफारिश की गई। प्रत्यक्ष चुनाव होने चाहिए वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो यही जो होते हैं प्रमुख अंतर है ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट में, बस यही कुछ अंतर है, इसी को बस ध्यान में